हेलो दोस्तों। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स से शुरुआत करें जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए प्रासंगिक हों, रेलेवेंट हों। तो एक सवाल बहुत लोगों के सामने होता है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपना फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो मैं ऐसे क्या शुरुआती कदम उठा सकता हूँ जो मेरे लिए एक्सेसिबल हों और मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट भी दें। तो आज ऐसे ही एक स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे खाने से। तो हम सबको पता है कि खाना जो है वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ का एक अहम कंपोनेंट है। तो खाने में कुछ चीज़ें हम महीने में एक बार खाते हैं, कुछ चीज़ें हम महीने में 2-4 बार खाते हैं और कुछ चीज़ें हम महीने में 30 दिन खाते हैं, यानी कि हम रोज़ खा रहे हैं। तो जब लोग अपनी फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं तो कई बार वो कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करते हैं जो कि वो बहुत एंजॉय करते हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, और वो उनको ओकेजनली खाते हैं। तो ये फिर ऐसा करने में उनको ऐसा महसूस होता है कि यार मेरी लाइफ से मज़ा कम हो रहा है, फिर वो उनके लिए एक विल पावर का टेस्ट बन जाता है। तो इसकी बजाय मेरी समझ में एक और बेहतर तरीका है और ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीका है अपने फूड को सुधारने का शुरुआती स्टेजेस में। तो उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखें जो हम रोज़ खा रहे हैं और उनके हम हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करें, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जो चीज़ें हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं डेली, वो हमारी हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो ऐसी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उस लिस्ट में जो पहली है वो है चीनी। तो ये सुन के आप में से ज़्यादातर लोगों को ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में पता है कि चीनी हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन कई बार हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमें ये सच में कितनी हार्मफुल है। तो हम सुनने के बाद भी उसको कंटिन्यू करते हैं इस्तेमाल करना। तो ये आप ना करें। चीनी जो है वो हमें क्यों इतना नुकसान करती है? बेसिकली वो हमारे इतनी प्रोसेस्ड होती है और हमारे शरीर को एक ड्रग की तरह वो हिट करती है। और दूसरा, उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें रिफाइनिंग स्टेप में बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो सिंपली आप चीनी को अपनी लाइफ से हटा दें, वाइट शुगर को। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? वेल, इसमें कई लोग ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जो मार्केट में एडवर्टाइजिंग है वो ऐसी है कि ब्राउन शुगर हेल्दियर है। बहुत ज़्यादा हेल्दियर नहीं है, क्योंकि वो सफ़ेद चीनी से ही बनती है। पहले सफ़ेद चीनी बनाई जाती है और फिर उसमें मोलासेस, जो एक बाई प्रोडक्ट है चीनी को बनाने की प्रोसेस का, वो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो वो आप सफ़ेद चीनी ही खा रहे हो बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। उसकी बजाय आप नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स पे आ जाइए। तो वो कौन से हैं? वो हैं जो बहुत सदियों से हमारे पुरखे खा रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जैसे खांड यूज़ होती है, कुछ एरियाज़ में इसको खांडसारी भी बोलते हैं, तो ये आप इस्तेमाल कीजिए। इंग्लिश में इसको रॉ केन शुगर भी बोलते हैं। और अगर आपको खांडसारी नहीं मिल पा रही है तो आप रॉ शुगर या रॉ अनरिफाइंड शुगर भी ले सकते हैं। टेक्निकली ये खांडसारी से अलग होते हैं, लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर इंडिया में जो लोग रॉ अनरिफाइंड शुगर के नाम से सेल कर रहे हैं वो खांडसारी ही है। तो दैट इज़ फाइन। बस आप ये ध्यान रखिए कि वो ब्राउन शुगर नहीं होनी चाहिए, जो कि वाइट शुगर से ही बनी हुई है। और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और उससे भी हेल्दियर है एक ऑल्टरनेटिव, शक्कर। तो शक्कर जो है वो गुड़ से की प्रोसेस से ही बनता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है उसका प्रोसेस। तो वो भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और गुड़ है इसके अलावा, तो गुड़ भी बहुत अच्छा है। तो ये सब हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं चीनी के, तो आप इनको इस्तेमाल करें। अब आते हैं दूसरी नंबर की चीज़ पे, तो वो हैं रिफाइंड ऑयल्स। तो देखिए, रिफाइंड ऑयल्स जो है वो 150-200 साल पहले नहीं एग्जिस्टेंस में थे। ये इंडस्ट्रियल एरा की देन है। और इनको बनाने में जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है कि भाई ऑयल सीड को क्रश किया, उसका तेल निकाला, उसकी बजाय इनके अंदर कुछ बहुत हार्मफुल स्टेप्स होते हैं जो यूज़ होते हैं उस ऑयल की रिफाइनिंग में। तो कुछ केमिकल सॉल्वेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो सीड्स है उसकी जो पेस्ट है उससे ऑयल को निकालने के लिए। तो मोस्ट कॉमनली हेक्सेन यूज़ होता है एक केमिकल, वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट तो ये हम में से कोई भी अपने खाने में नहीं चाहेगा। तो सिंपल आप
रूल बनाइए कि जिस भी ऑयल पे रिफाइंड ऑयल लिखा है वो हटा दीजिए अपनी लाइफ से। अच्छा, सोयाबीन और राइस ब्रांड के ऑयल आते हैं मार्केट में, वो हमेशा रिफाइंड ही होते हैं, तो उनसे दूर रहें। तो इसकी बजाय फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, ऑल्टरनेटिव फिर से वही है जो लोग सदियों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे। तो हर एरिया के अपने ट्रेडिशनल ऑयल सीड्स हैं, आप उनका तेल इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैं अभी हरियाणा में रह रहा हूँ, तो हरियाणा, पंजाब, ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है, इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। आप थोड़ा साउथ की तरफ और नीचे जाएँ, राजस्थान में, तो तिल का इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा। और नीचे आ जाइए सेंट्रल इंडिया की तरफ, तो उधर फिर मूंगफली का तेल मिलता है। आप और नीचे चले जाइए साउथ इंडिया में, तो नारियल का तेल है। तो ये सब नेचुरल हेल्दी ऑयल्स हैं हमारे लिए, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। बस उसमें ये ध्यान रखिए कि इन पे रिफाइंड शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन ऑयल्स को भी कई बार रिफाइनिंग के स्टेप से निकाला जाता है, जो केमिकल रिफाइनिंग मैंने बताया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये था अबाउट रिफाइंड ऑयल्स। तीसरा हमारी जो लिस्ट है उस पे है फैक्ट्री पैक्ड आटा। तो आटा एक ऐसी चीज़ है जो हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और मोस्टली गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ और अनाजों का भी करते हैं। तो जब फैक्ट्री में आटा बनता है और वहाँ से जब ये आपकी प्लेट पे पहुँचता है, तो बहुत लंबा समय, कई महीनों का समय गुजर चुका होता है। तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आटा जब बनता है अनाज से, उसके बाद वो अब बहुत क्विकली अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, अपनी जो पोषक गुणवत्ता है, वो लूज़ करने लग जाता है। आप इनफैक्ट याद करें, 1 या 2 पीढ़ी पहले ज़्यादातर लोग लोकल चक्की वाले से अपना आटा पिसवाते थे, या कई लोग घर पे भी हैंड चर्न जो चक्की है उससे निकालते थे, वो तो रोज़ ही निकालते थे। तो फ्रेश आटा खाने की हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, वो एक रीज़न से है। तो आप भी इसको अपनाइए, यही सिंपल ऑल्टरनेटिव है। अपने किसी लोकल चक्की वाले को ढूंढिए, वहाँ से लीजिए। और इसका आपको एक और बेनिफिट होगा कि आप जो लोकल शॉपकीपर है उस पे आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा इस बात पे कि वो किस तरीके के अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं आटा बनाने के लिए, या आप अपना अनाज भी दे सकते हैं। ये आप बड़ी कंपनियों के साथ नहीं कर पाएंगे, वहाँ आपका इन्फ्लुएंस बहुत कम है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव आ गया है आजकल मार्केट में टेक्नोलॉजी की वजह से। कुछ छोटे साइज़ की चक्कियाँ आ गई हैं, करीबन इतनी साइज़ की होती हैं, वो घर पे आप रख सकते हैं, और उसमें चाहें तो फिर आप अपना रोज़ फ्रेश आटा खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, आई थिंक 5-6 हज़ार से मॉडल शुरू हो जाते हैं, और फिर 15-20 हज़ार में तो काफ़ी अच्छे मॉडल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये मैं सलाह दूंगा, अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए। इससे आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपका जब मन करे आप अलग अलग अनाजों का आटा खा सकते हैं। तो उससे आपकी जो डाइट है उसमें फ्लेवर की वैरायटी ऐड होगी और न्यूट्रिशन भी ऐड होगा। तो ये था आटे के बारे में। चौथा जो आइटम है वो है फ्री फ्लोइंग टेबल सॉल्ट, नमक। तो हम सब ने एड्स देखी हैं फ्री फ्लोइंग नमक की, कि वो ऐसे फ्री फ्लो करके गिर रहा है। अब हमें एक बात इसमें समझ लेनी ज़रूरी है कि जो नमक है और जो नमी शब्द है, ये मेरी समझ में ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों फारसी के शब्द हैं। तो नमक जो है ना, उसकी नेचर ऐसी होती है कि वो नेचुरली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्लम्प करता है, वो फ्री फ्लोइंग नहीं होता। तो उसको फ्री फ्लोइंग कैसे बनाया जाता है? फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, जिनको हम एंटी केकिंग एजेंट्स बोलते हैं। और क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ है तो इसमें ठीक नहीं है केमिकल्स का होना। तो आप फिर इसके अल्टरनेटिव के तौर पे क्या करें? वेल, अल्टरनेटिव के तौर पे कुछ लोग सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, रॉक सॉल्ट। तो वो मैं कहूँगा कि उस पर पूरा डिपेंड होना ठीक नहीं है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान हैं। एक तो ये कि सेंधा नमक जो है वो खदानों से निकाला जाता है, तो वो जिस एरिया से निकाला जाता है उसकी इकोलॉजी, उसके एनवायरनमेंट को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो ये उसका एक नुकसान है। दूसरा, सेंधा नमक जो है वो निकालने के लिए ज़्यादातर जो भारत में आता है वो पाकिस्तान से आता है, और वहाँ की बहुत सारी माइंस में अभी भी पुराने तरीके से डायनामाइट या और विस्फोटक लगा के उन चट्टानों को तोड़ा जाता है।
तो वो फिर डायनामाइट और इनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी नमक में आते हैं। तो मेरी समझ में आप इस पर पूरा डिपेंड ना हो तो अच्छा है। इसकी बजाय आप आयोडाइज्ड क्रिस्टल सॉल्ट इस्तेमाल करें। तो ये नॉर्मल नमक जैसा ही है जो टेबल सॉल्ट है, बस इसमें जो इसके कण हैं उनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है क्रिस्टल्स का, तो वो चिपकते नहीं, तो इसलिए उनमें एंटी केकिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो क्रिस्टल आयोडाइज सॉल्ट है ये साउथ इंडिया में तो आसानी से मिल जाता है, मैंने भी ख़रीदा है। नॉर्थ इंडिया में मैंने बड़ी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग तो देखी है, लेकिन अभी तक मुझे कहीं पर भी स्टॉक में नहीं मिल पाया, तो मैं इसको ढूंढूंगा और अगर मुझे मिला तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। और इन द मीन टाइम मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग हम में से जितना नमक इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा है नहीं वो, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जब हम जंगलों में रह रहे थे तो उस समय तो हमें ऐसे फ्री सॉल्ट तो बहुत कम अवेलेबल था, तो जो भी सॉल्ट वेजिटेबल्स में या नेचुरल फूड सोर्सेज में होता था उसी से हमारा शरीर काम चलाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो हमारा सॉल्ट इनटेक है वो बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसको आप थोड़ा कम कर दें नमक के इनटेक को, तो आपके लिए बेहतर है। एक क्लैरिफिकेशन है, जो आयोडाइज्ड क्रिस्टल सॉल्ट है ये जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट है, नमक है, ऑलमोस्ट उसके सेम प्रोसेस से ही बनता है, बस इसका जो पार्टिकल साइज़ क्रिस्टल साइज़ है वो बड़ा होता है, तो ये फाइन पाउडर नहीं बनता इसका। और कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी 4 चीज़ें मेन, और इसके अलावा एक ऑनरेबल मेंशन कह सकते हैं, आप डिसऑनरेबल मेंशन कह लीजिए। वो चीज़ हम लोग रोज़ तो नहीं इस्तेमाल करते लेकिन फिर भी काफ़ी हार्मफुल है, तो मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ, वो है मैदा। तो हम लोग मैदा जो है कई बार पराठे में या भटूरे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी चिपचिपी होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ख़राब है, तो आप इसके इस्तेमाल से बचें। और ज़्यादातर लोग डेली नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हमारे किचन में एक हिडन रास्ता है जिससे मैदा आता है, वो है हम में से कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट से ब्रेड खरीद के इस्तेमाल करते हैं। तो जो मार्केट से हम ब्रेड्स लेते हैं, चाहे वाइट ब्रेड हो ब्राउन ब्रेड हो, ऑलमोस्ट सबके अंदर वो टेक्सचर बनाने के लिए मैदा थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसका फिर क्या अल्टरनेटिव है? इसका अल्टरनेटिव मैंने जहाँ तक मैंने देखा है ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं उनमें तो मैदा इस्तेमाल होता ही है। बिना मैदा की ब्रेड खरीदने के लिए आपको किसी लोकल बेकर से ख़रीदना चाहिए, वो लोग आपको ज़रूर दे देंगे, तो उससे आपके लोकल बेकर्स भी सपोर्ट होंगे और आपको भी अच्छा खाने के लिए ब्रेड मिलेगी। तो ये थी 5 चीज़ें, और इनको अगर आप मेरी समझ में अपनी ज़िंदगी से हटा दें और इनके हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें, तो आपको ये भी फील नहीं होगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ खाने का मज़ा कम हो रहा है, और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपकी हेल्थ को सुधारने में। ये बैकग्राउंड में एक स्टेप हो गया जो आप ले सकते हैं। और अभी क्योंकि आपने इतना टाइम लगा कर ये सब समझा, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गया क्योंकि मुझे सारे आइटम्स कवर करने थे, इन पे एक एक करके शायद कभी डिटेल में बात करूँगा मैं। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है अच्छा मौका है, आप रिव्यू कीजिए, आप पेपर पेन भी ले सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कहाँ इन 5 चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके आप हेल्दियर अल्टरनेटिव्स कहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो आप अपने लिए एक प्लान बनाइए और इनको रिप्लेस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए मददगार रहा। मेरा नाम शेखर है और इंटरनेट के इस गली कूचे में आते रहिए। मैं आपके लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नए टॉपिक्स लाता रहूँगा। तो अगली बार मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा।